अब आ रही होगी आपको आवाज। ओके जी, या तिलावत हो जाए जानी जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर तकरीबन अपने सारे कंटेंट्स को खत्म किया था। हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हम ये देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में आता क्या क्या है। ऐसा ही है जी। फिर हमने शुरू किया, हमने बोला भाई ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले आती है हेडिंग, और हेडिंग का नाम होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। हमने उसकी सिग्निफिकेंस देखी कि भाई हम क्यों ये लिखते हैं इंडिपेंडेंट है, वरना अदरवाइज हमारी रिपोर्ट की वैल्यू नहीं होगी। पहली चीज हमने सीखी। फिर हमने कहा हमें उस रिपोर्ट को एड्रेस करना होता है, और वो एड्रेस ही होता है एज एप्रोप्रिएट, डिपेंड करता है। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे अहम बात आती है जिसका नाम होता है ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन के अंदर हम बताते हैं कि भाई हमने ऑडिट किया था, इस कंपनी का किया था, इस ईयर के लिए किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है। ऐसा ही है। अच्छा, फिर हमने कहा था कि भाई उसी ओपिनियन के अंदर आपने कहा था कि या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा या मॉडिफाइड ओपिनियन होगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो आप लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, फिर मैंने कहा अगर मॉडिफाइड होगा तो वो दो वजह से होगा, या तो स्कोप लिमिटेशन होगी या तो मटेरियल में स्टेटमेंट होगी। ऐसा ही है जी। आवाज कम आ रही है जी? अब बिल्कुल सही आ रही होगी अब तो आवाज। अच्छा, आगे फिर मैंने कहा था आप बोलते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन का मतलब है किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि आपका ये ओपिनियन है। तो आप बोलते हैं हमने ऑडिट किया था आयजा के तहत, हम कोड ऑफ एथिक्स के लिहाज से क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। सही है जी, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है। वेरी गुड। अच्छा, अगर हमने ये कहा कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया, और अगर मैं कहूँ मैंने ऊपर ओपिनियन दिया है मॉडिफाइड, तो फिर बताता हूँ कि नेचर ऑफ जो मिस स्टेटमेंट है वो क्या थी। अगर स्कोप लिमिटेशन होगी तो मैं क्या बताऊंगा, नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन की स्कोप लिमिटेशन क्या थी। वेरी गुड। फिर अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने कहा था भाई फिर हमने सीखे थे कुछ कंडीशनल पैराग्राफ। कंडीशनल पैराग्राफ में हमने कहा था क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर याद है। एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब ये है कि भाई आप किसी मैटर को एम्फेसाइज करवाना चाह रहे हैं जो कि मेरे एफएस में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है। ऐसा ही है। अच्छा, अभी मैंने कहा मेरे एफएस में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज है, जिसको ऑडिटर समझता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, फंडामेंटल है। पर वो उस मसले से ओपिनियन मॉडिफाई ना हो रहा और ना ही वो की ऑडिट मैटर है। तो हमने कहा की ऑडिट मैटर कौन से मैटर होते हैं, जो सबसे अहम अहम मसले होते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर की ऑडिट मैटर में आ गई तो वो कहीं और नहीं आएगी। हमने ये सीखा। फिर हमने कहा था उसमें एक पैराग्राफ आ रहा था अदर इंफॉर्मेशन का। अदर इंफॉर्मेशन का मैंने कहा था कि भाई आपकी बात औकात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट में लिख के जाते हैं, तो आप फिर उसके अंदर बताते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो अदर इंफॉर्मेशन है, वो हमारी इस फाइनेंशियल से कंसिस्टेंट है या नहीं है। आप उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देते। हमने ये सीखा था। फिर ये करते 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 हम पहुंचे थे मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों पे। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में इंटरनल कंट्रोल लगाना था, एफएस को बनाना था, और गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना था। ऑडिटर का काम गोइंग कंसर्न की असेसमेंट को चेक करना था कि रीजनेबल है या नहीं। हमें सिर्फ ये कंक्लूड करना था। और फिर ऑडिटर का काम ये था कि इंटरनल कंट्रोल को समझे, ना कि उस पर ओपिनियन देने के लिए, बल्कि ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करने के लिए। हम कहते हैं कि भाई हम इस पे कोई ओपिनियन नहीं देते। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये सारी चीजें करे कराने के बाद हमने उसमें ये भी लिखा था कि हम इंडिपेंडेंट थे। अच्छा, उसके बाद ये सारे करने के बाद हमने सीखा था रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर्स। रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी मैटर क्या आइजा की रिक्वायरमेंट है, लोकल लॉ की। तो एक विंडो ओपन हो गई कि आप चाहें तो अगर आपको आपका रेगुलेटर कहता है तो कुछ बातों पे आप उस पर ओपिनियन दे रहे हैं। ऐसा ही है। अब आगे सुने, इसके अंदर कुछ बातें कही हैं ऐसी सीपी ने आपसे, क्या आप वो देख के बताइएगा क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर कंपनीज एक्ट बनी हुई है या नहीं बनी हुई। दूसरा, वेरी गुड, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा, आपके जो फाइनेंशियल्स बने हुए हैं क्या वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हैं या नहीं करते। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वरना तुम्हें स्टेटमेंट आ जाएगी ना, और ये मामला तो ऊपर भी हल हो जाएगा। आगे सुने, फिर मैंने इसके बाद कहा था कि भाई तीसरी चीज के जो एक्सपेंसेस हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपनी के लिए और कंपनी के नाम पे हो, किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई जक़ात डिडक्ट होनी थी तो आपने जक़ात डिडक्ट की है और जमा करा दी है कहाँ पे, जक़ात
सेंट्रल ज़कात फंड में एज पर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ऐसा ही है, हमने ये किया। अब इसके बाद सर हमारे पास एक और पैराग्राफ आ गया था, इसका था अदर मैटर। जरा बात समझें, मुझे अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा अहम एम्फेसाइज करवानी थी तो मैंने कौन से पैरा में करवाई थी? एम्फेसिस और मैटर में या की ऑर्डर्ड मैटर में? अच्छा, एक चीज की ऑर्डर्ड मैटर में आ गई तो एम्फेसिस में नहीं आएगी, ये बात याद है? अच्छा, एम्फेसिस और मैटर को मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, बात समझिएगा। एम्फेसिस और मैटर उसमें फर्क करना है क्योंकि इसका अलग से आयदा है, अभी हम एक एक करके सब खोलेंगे तो फोकस होकर आपने सुनना है। मैंने कहा एम्फेसिस और मैटर में क्या मानते हो ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर समझता है कि वो यूजर के लिए क्या है? फंडामेंटल है। रिपीट करना मेरे साथ, यूजर के लिए क्या है? फंडामेंटल है, और वो फाइनेंशियल में डिस्क्लोज है। वो फाइनेंशियल में, अच्छा, कोई ईओएम खोलो, किसी का बुक है तो समरी में लिखा हुआ होगा, पढ़ना वाफे ईओएम में एम्फेसिस और मैटर में क्या लिखा हुआ है, जिसके पास बुक है वो रीड करे। हाँ हाँ, समरी में जो लिखा हुआ है। बात समझे, यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसको इसको सही करो, इसको सही करो, इसके अंदर लिखा हुआ ना यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, इस ऑडिट को काट के करो यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखो अपने पास। नहीं नहीं नहीं, दूसरी बात है, अब वापस से रीड करना है इसको जरा जानी। If an auditor's judgment matter is fundamental, matter is for the user's understanding of financial statement। जरा बात समझिएगा, मैं वापस से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई एक मैटर है जो कि ऑडिटर को लगता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, ये इतनी सी बारीकियां है इसके अंदर जिस पे ये गेम चेंज कर देता है एग्जाम में, समझना। वो कह रहा है एम्फेसिस ऑफ मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर कब दिया जाएगा? पहली कंडीशन, जब ऑडिटर को लगे कि वो मसला यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन सवालों में फंसोगे, बहुत बारीकियां होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। कौन समझता है? ऑडिटर। वापस से मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल ये चाह रहा है कि भाई मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर देना चाहता हूँ। मैंने कहा एम्फेसिस ऑफ मैटर देने की पहली शर्त क्या है? कि वो एफएस में डिस्क्लोज हो, एफएस में। दूसरी, अच्छा बुक कैसे मिलेगी जानी, वो तो बाद में देख लेंगे ना, पर मैं भी इसको वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ, सही है जी? तो सुन लो पहले मेरी बात। मैंने कहा वापस से बैक टू द पॉइंट, मैंने कहा एम्फेसिस ऑफ मैटर देने की कंडीशन क्या है? वो मैटर डिस्क्लोज हो, कहाँ पे? एफएस में। और ऑडिटर की जजमेंट में ऑडिटर ये समझता है कि वो शेयर होल्डर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। यानी ईओएम में सिर्फ इसलिए दूंगा ताकि मेरे शेयर होल्डर को एक बात मैं हाईलाइट कर सकूं जो कि मुझे लगता है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। पर किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? शेयर होल्डर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये बात अपने भेजे में रखना। बात क्लियर है? चलें जी भाई, ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो ये बात क्लियर है? यहाँ पे एम्फेसिस सिर्फ तब दिया जाता है जब हम कहते हैं कि एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, शेयर होल्डर के लिए। क्लियर है? चलें जी, अब बारी आ गई है अदर मैटर की। इतनी बारीकियां इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब आ गए अदर मैटर पे। किसका? तुमने पहली क्लास ली थी ईओएम वाली, जिसमें मैंने बताया था ये, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बताया था केस चल रहा है, सही है? समझे? तो चलें इसको एग्जांपल से भी लिंक करके रिपीट कर देता हूं। मैंने बड़ा डिटेल में काम किया था इसके ऊपर। एम्फेसिस और मैटर में तब देता हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब मुझे लगता है कि शेयर होल्डर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मसला उसको पता होना चाहिए। सही है? मैंने बोला फाइनेंशियल्स में एक केस डिस्क्लोज हुआ हुआ है, अभी केस हारा नहीं हूं, मुझे लगता है कि वो केस सिग्निफिकेंट है, तो मुझे लगता है कि शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, तो मैं उसको एम्फेसाइज कैसे करवाऊं? उसको कॉल करूं, एसएमएस करूं, व्हाट्सएप करूं, या रिपोर्ट के जरिए? रिपोर्ट के जरिए। पर रिपोर्ट के कौन से सेक्शन में?
पर क्या आपको ये बात समझ आ रही है, बात बारीकी से समझना है इसको, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि मैंने उसको हाईलाइट वो मैटर करवाया जो एफएस में डिस्क्लोज है, और मैं उसको फाइनेंशियल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही वो मैटर बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, कि भाई अगर तो ये केस हार गए तो पेनल्टी आ सकती है, प्रॉफिट कम हो सकता है, तो एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। बात क्लियर है? अब इसकी और मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो मैं आइदर 706 में अलग से देखेंगे, हम 705 और 6 जो मॉडिफिकेशन वगैरह सब साथ करेंगे तो उसमें देखेंगे। क्लियर है? आगे अब मैं आगे अदर मैटर पैराग्राफ पे, ये भी ऑप्शनल पैराग्राफ है, ये भी कौन सा पैराग्राफ है? ऑप्शनल। ये मैं बता देता हूँ कि क्यों देता है ऑडिटर, समझना। ऑडिटर को लगता है कि उसको कोई बात बतानी है, किसको? शेयर होल्डर को। और किसको बताएगा? वापस से ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर की जजमेंट में, कि उसको कोई बात बतानी है, किसको बतानी है? शेयर होल्डर को। अब वो किसके जरिए बताएगा? ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। पर कौन से पैराग्राफ में बताएगा ये डिसाइड करना है। सही है? अच्छा, अगर तो वो बात फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज हुई भी है तो ईओएम में चली जाएगी, या तो कैम में। बात समझिएगा, या तो ईओएम में। तो ऐसी तो हमने कोई जिक्र ही नहीं किया, बाबू मोबाइल साइलेंट पे रखना, सारे टाइम कम है हमारे पास। ऐसा तो हमने कोई जिक्र ही नहीं किया कि कोई मैटर अगर ऑडिटर शेयर होल्डर को बताना चाहे और वो एफएस में डिस्क्लोज ना हो, तो उसके लिए कौन सा पैराग्राफ रेलेवेंट है? अदर मैटर। जरा बात समझें, तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ। मैंने ये कहा कि भाई मेरा दिल है, मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, कोई फाइनेंशियल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट गिवन टू एंड रिव्यू? मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग टू एंड रिव्यू, मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। मैं एक स्टेप आगे आ गया, मैंने देखा फाइनेंशियल में कोई केस डिस्क्लोज हुआ है, वो बहुत 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 अहम मसला है, मैंने कैम में डाल दिया, सब्जेक्ट टू वो लिस्टेड कंपनी हो। अगर मैंने कहा लिस्टेड कंपनी नहीं है तो मैंने कहा डाल दिया? ईओएम में, क्योंकि वो मैटर एफएस में क्या था? डिस्क्लोज था। अब मुझे शेयर होल्डर को कोई ऐसी बात बतानी है, वो बात क्या होगी अभी बताता हूं। मैंने कहा कि मुझे शेयर होल्डर को कोई ऐसी बात बतानी है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं हुई हुई है, तो इसलिए वो मैटर एफएस से रिलेटेड है या अदर मैटर है? तो वो अदर मैटर मुझे किसको बताना है? तो किसके जरिए बताऊंगा? अदर मैटर पैराग्राफ के जरिए। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? वापस से अगेन रिपीट करता हूँ एक लास्ट टाइम। मैंने कहा कि भाई मैंने पूरा ऑडिट किया, आई एम नॉट फाउंड एनी सिंगल मिस स्टेटमेंट, तो मैंने कहा कि ट्रू एंड फेयर व्यू, ओपिनियन अनमॉडिफाइड, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। मैंने कहा बहुत ही अहम मसला फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज था, लिस्टेड कंपनी है कैम में डाल दिया क्योंकि अभी हमने डिटेल में किया नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है ईओएम में डाल दिया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके समझने के लिए चीज लाजमी थी। बात क्लियर है? मैं एक स्टेप आगे आ गया, मैंने कहा कि भाई अब मैं कोई ऐसा मसला बताना चाहता हूं, किसको? शेयर होल्डर को, जो कि एफएस में डिस्क्लोज, तो फिर उसके लिए भी तो कोई ना कोई पैराग्राफ बनाया गया होगा ना। वो कौन सा पैरा है? पर एक चीज अभी यहाँ पे हमने समझी, अदर मैटर पैराग्राफ देने के लिए, अदर मैटर पैराग्राफ देने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एफएस में क्या हो? डिस्क्लोज हो। डिस्कशन कर लें इसके ऊपर, आ जाए। हमने कहा अदर मैटर, कैम में भी वही चीज बताते हैं जो एफएस में है। अच्छा देखें मानू, कैम में हम सिर्फ वो चीज नहीं बताते जो एफएस में है, ये मैंने, समझिएगा, ये मैंने सिर्फ बेसिक एग्जांपल रखी है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो चीज ऊपर आ गई जो एफएस के रिलेटेड है वो यहाँ नहीं आ सकती। क्लियर है? अब कैम में वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर अगर चीज डिस्क्लोज नहीं हो, अच्छा सुरेश कुमार एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर कोई चीज डिस्क्लोज नहीं हो, सही है जी, नहीं, और वो कुछ पूछ रहे हैं और कंपनी लिस्टेड हो, तो बेटा फिर मतलब कोई चीज डिस्क्लोज नहीं है तो मैं ईओएम दूंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं एम्फेसिस तो मैटर दूंगा? नहीं दूंगा सर, तो वो क्योंकि अप्लाई भी नहीं होता। एक में रुकना भाई।
सुरेश कह रहे हैं तो की ऑडिट मैटर में जाएगा। अरे मेरी जान, मेरी बात सुन, एक चीज, एक मिनट सुनो, मैंने क्या अभी आपको ये बताया कि की ऑडिट मैटर कब जाता है? मैंने आपको ये बताया नहीं, पर मैंने कहा अगर बहुत ही ज्यादा अहम मसला, चलो सुन लो अभी यार, बातें नहीं करना प्लीज, हाँ टाइम कम है हमारे पास बहुत। मैंने कहा कि यार अगर मैं ये कहूँ, चलो तुम्हें बता देता हूँ की ऑडिट मैटर में आता है कैसे, भी उसकी झलक बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। की ऑडिट मैटर में वो मैटर्स आते हैं जो आपको ऑडिट के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आई ऑडिट करने में। वापस से, की ऑडिट मैटर के अंदर कौन सा मैटर आएगा? वो मैटर जिसको ऑडिट करते वक्त आपको सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आई हैं। अब एक बात समझो, जिसको ऑडिट करते वक्त आप लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आई होंगी, तो वो मैटर आपके लिए भी अहम था और वो शेयर होल्डर के लिए भी क्या होगा? अहम होगा। तो वो इसलिए कहता है ऐसे मैटर आप कहाँ बताना? की ऑडिट मैटर में। पर मैंने उसकी बच्चों अभी एग्जाम्पल ही नहीं दी ना, अभी उसका सोचो ही नहीं, जो अभी हमने बात ही नहीं की। तो मैंने आपको फिर रिपीट करके बता रहा हूँ, लेट्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग बताओगे मुझे अभी। मैंने कहा एक केस चल रहा है और ऐसा केस है, बात समझिएगा, ऐसा केस है कि अगर मैं हार गया तो मेरी कंपनी डूबेगी नहीं। अगर डूबेगी तो फिर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गया। मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी डूबेगी नहीं, पर सिग्निफिकेंट हिट आएगी फाइनेंशियल्स पे। तो क्या मैंने उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स कम किए होंगे या हद दर्जे से ज्यादा किए होंगे? ज्यादा काम किया होगा। अच्छा, तो एक चीज जब मेरे लिए अहम है तो आपको आयजा कहता है तो ये शेयर होल्डर के लिए भी अहम होगी। उसको भी बताओ कि ये मैटर में तुम्हें क्या क्या मसले दरपेश आए थे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसको मैटर को मैं क्या कहूंगा? एम्फेसिस तो मैटर है, की ऑडिट मैटर। तो वो की ऑडिट मैटर में बताना, क्योंकि वो लिख के देता है यूएम में कि एक मैटर की ऑडिट मैटर में आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। दो बार आपको बताने की कोई नीड नहीं है। भाई अब क्लियर हो गई बात। फिर मैंने कहा मैं एक ऐसा मसला है जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है पर एफएस में डिस्क्लोज है, कहाँ बताऊं? कैम में क्यों नहीं बता रहे? इतना बड़ा की ऑडिट मैटर नहीं है, की मैटर नहीं है पर मैटर है, आई हैव टू एम्फेसाइज। तो मैंने कहाँ बता दिया? ईओएम में। पर मैंने कहा अगर मुझे कोई ऐसी बात बतानी है जो कि बात मैंने अभी बोली नहीं है कि क्या बताऊंगा, और वो एफएस में डिस्क्लोज नहीं है, तो किस पैराग्राफ में बताऊं? अदर मैटर में। अब देख लेते हैं भाई, आ जाओ इधर। ऑडिटर कंसिडर इट नेसेसरी to communicate a matter which is not required to be disclosed in the financial statements। वापस से, अच्छा ये बताओ सिनेरियोस कैसे बन सकते हैं इसमें जरा समझना। अभी हम सवाल भी करेंगे इसके बहुत सारे, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपकी केस स्टडीज है उसको छुआ भी नहीं है। अभी तो हमसे समझ रहे रिपोर्ट में क्या आता है। मैं अल्लाह की कसम खा लूंगा, मैं डायरेक्ट आगे चलाया था ना, तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाती। तुम्हें यही नहीं पता होता कब कौन सी चीज कहाँ आती है। पर अभी हमने पहले उस बेसिक स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में फिक्स किया। जरा बात समझना, वो कह ये रहा है कि ऑडिटर कंसिडर करता है कि नेसेसरी है उसके लिए कम्युनिकेट करना एक मैटर जो कि एफएस में डिस्क्लोज नहीं है। केस स्टडी कैसे बनती है इसके ऊपर? तुम्हें बोलेगा दो बंदे डिस्कशन कर रहे हैं, मैनेजर और पार्टनर। मैनेजर कह रहा है, मैनेजर नहीं, बातें नहीं प्लीज, ज्यादा बहुत फोकस होकर सुनो उसको। मैंने कहा मैनेजर ये कह रहा है पार्टनर को कि सर वी शुड गिव other matter paragraph even though that matter is not disclosed in the financial statement। पार्टनर सामने से कह रहा है नो दैट मैटर शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ओनली वी कैन गिव अदर मैटर। ये सारी बातें चल रही हैं। नीचे आपको रिक्वायरमेंट में लिख के देखो, भाई तुम एक्सपर्ट हो, आज जाके बताओ उसको इसमें से कौन सही है। वापस समझे, पार्टनर कह रहा है, समझिएगा, पार्टनर ये कह रहा है कि भाई अदर मैटर देने के लिए, भाई बात समझना, इसमें सवाल में घूम नहीं है ना कि पार्टनर ये तो सही कह रहा होगा, वो जानबूझ के पार्टनर से गलत कहलवाएगा। इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। बात समझिएगा, ऐसे 10 मैटर हमारे भी होते हैं जिसमें हम सही होते हैं, हम गलत भी होते हैं, ये अच्छी डिस्कशन होती है। बात समझिएगा, सवाल में लिख के देगा पार्टनर ये कह रहा है कि हम अदर मैटर तब देंगे जब वो एफएस में डिस्क्लोज होगा। मैनेजर कह रहा है कि नहीं सर अदर मैटर तब देंगे जब वो एफएस में डिस्क्लोज कौन सही है। पर आपने ये सिंधी में लिखना है, उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में? तो आपने बोलना है सिचुएशन से उठा के इन दिस केस द कंटेंशन ऑफ द मैनेजर इज करेक्ट। अब ये कंटेंशन का वर्ड कैसे आया, मैं याद करके आया था इसलिए तुम्हें भी याद करना। सुनो, मैंने कहा कि भाई द कंटेंशन ऑफ द मैनेजर इज करेक्ट, दैट अदर मैटर पैराग्राफ should only be given when the relevant matter
और नीचे तुमसे गेम कर दिया, बोले सजेस्ट करो इस केस में कौन सा एप्रोप्रिएट पैराग्राफ है। जो पार्टनर कह रहा है उसको बोलेंगे सर अगर आपको डिस्क्लोज वाली चीज देनी है तो वो कौन से पैरा में जाएगी, और अगर लिस्टेड कंपनी है बहुत ही अहम मैटर है तो इस तरीके से नंबर मिलते हैं एग्जाम में कि आपने अपनी नॉलेज को प्लेट में रख के देना है कि भाई मुझे पता है। बात समझ आई? तो देखो ये चीजें हैं जो कि आपने दिमाग में अपने बिठा के फिक्स कर लेनी है। यहां तक कोई मसला? चलें जी आगे। फिर वो कहता ये है, यहाँ पे फंडामेंटल कह रहा है या रेलेवेंट कह रहा है? ईओएम में क्या था? वापस से सुने, वहां पे जाके देख सकते हो, स्पेसिफिकली कहता है कि मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है, यहाँ पे कह रहा है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है। मैं समझता हूं उसको पता होना चाहिए यार, मैं समझता हूं कि उसको पता होना चाहिए। इधर सुनो, अच्छा भाई तो वो बोल रहा है किस चीज का पता होना चाहिए, या तो वो मसला ऑडिट से रिलेटेड हो, या ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड हो, या ऑडिटर की एग्जांपल दे रहा हूं समझो। भाई पिछले साल कोई और ऑडिटर था, यानी इस साल ईवाई ने ज्वाइन किया, पिछले साल उसका ऑडिट फर्गूसन करके गई थी। अच्छा अब ये एक ऐसा मसला है जो कि फाइनेंशियल्स में कहीं डिस्क्लोज, क्या फाइनेंशियल्स में कहीं लिखा होता है ऑडिटर कौन है? फाइनेंशियल्स में पीपी, रिसीवेबल, इन्वेंटरी सब आ रहा होता है, पीएनएल होता है, डिस्क्लोजर होते हैं, पर कहीं ये नहीं लिखा होता कि ऑडिटर कौन है। मुझे अपनी जिम्मेदारी से, प्लीज समझना, मुझे अपनी जिम्मेदारी से पाक साफ होना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं इस साल का ऑडिटर हूं, पिछले साल जो भी था वो मैं नहीं था। कौन से पैरा में बताऊं? अदर मैटर पैरा में। आप समझे क्यों बताऊंगा? वो रिलेटेड है ऑडिट से, वो रिलेटेड है ऑडिट, और वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर की रिपोर्ट और ऑडिट सिर्फ किस साल का था? इस साल का। मैं पिछले साल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो इस केस में ऐसी कम्युनिकेशन मैं किसके जरिए करूंगा? अदर मैटर। तो मैंने अदर मैटर में ये बता देना, बात समझिएगा, तुम लोग बताओगे। अदर मैटर में मैं ये बता दूंगा कि लास्ट ईयर ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय XYZ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसका ओपिनियन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये था, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट ये थी। मैं उसका ऑडिटर के लिए जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार सिर्फ इसके लिए हूं। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो कि आपको आपकी जिम्मेदारी जो बतानी है एडिशनल, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलेंगे सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में भी आती है, हाँ या नहीं? ये उसके अलावा है, वो तो बेंचमार्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें तुम छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें और अपनी एडिशनल जिम्मेदारी बतानी है तो कहां बताओगे? यहाँ पे। तो सर इसकी क्या और भी एग्जांपल है? भाई टोटल 6 एग्जांपल्स हैं इसकी, जिसमें हम अदर मैटर देते हैं। अभी कितनी सीखी है? एक। बात क्लियर है? तो सर अभी तक हमने ये कहा कि भाई अदर मैटर तो वापस से, जब ऑडिटर को लगता है कि वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, रेलेवेंट है, पर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या ऑडिटर की जिम्मेदारी, या ऑडिटर्स की रिपोर्ट? बात क्लियर है? आगे देखें, प्रोवाइडेड दैट कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, रेगुलेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। यानी आपको लॉ कह दे कि आपने ये नहीं बताना कि पिछले साल का ऑडिटर कौन था, रिपोर्ट में नहीं बताना, तो आप बताओगे नहीं बताओगे? क्योंकि लॉ ने आपको मना कर दिया। प्रोवाइडेड दैट मैटर इज, इससे एक चीज सीखने को मिली कि की ऑडिट मैटर आप तब भी दे सकते हैं जब मैटर डिस्क्लोज हो या ना हो। तो सर दैट मीन्स कि अब एक बात समझ आ रही है, एक मैटर अगर आप लोगों ने की ऑडिट मैटर में बता दिया तो वो आगे किसी चौरंगी में नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगी? डुप्लीकेशन। अच्छा अब एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर फंडामेंटल और रेलेवेंट में फर्क बता दें। एनीवन? पवन तू बता दे फंडामेंटल और रेलेवेंट, ये बताएगा। हाँ जी। लाजमी। रेलेवेंट? रेलेवेंट का मतलब ये है कि उसको बस, मैं समझता हूँ पता होना चाहिए। फंडामेंटल में उसको पता ही पता होना चाहिए, दोनों में फर्क है।
ऐसा है। अच्छा, फिर तुम्हारा सवाल आएगा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहली बार ऑडिट कर रहे हो, पिछले साल कोई और ऑडिटर हो, तो मैं अदर मैटर पैराग्राफ ना दूं? चाहो तो ना दो, क्योंकि ये रेलेवेंट बोल रहा है। पर क्योंकि एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, जब भी नया ऑडिटर आता है वो अदर मैटर पैराग्राफ डालता है, तो हमें भी क्या करना है, डालना है। अच्छा, अब सवाल शुरू कहां से करेगा, ये मैं तुम्हें जलील भी करूंगा, बोल के कह रहा हूं, सुनो। सवाल शुरू करता है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। कहां से शुरू करता है? यू हैव बीन, वो नहीं बोलेगा यू आर द ऑडिटर, वो बोलेगा यू हैव बीन। इस यू हैव बीन अपॉइंटेड का मतलब है आप इस साल आए हो, इनिशियल ऑडिटर। इस केस में वो आपसे पूछेगा बताएं रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन क्या, आप सारी बकवास करके आ जाओगे, अदर मैटर भूल जाओगे। तो अदर मैटर यहां से याद रखना, चाहो तो लिख लो कहीं, ताकि बाद में जलील नहीं हो। whenever question starts from whenever question starts from whenever question starts from you have been appointed as an auditor, inverted commas में लिखना है इसको। whenever question starts from you have been appointed as an auditor, this indicates that this is first year audit. This indicates that this is first year audit. This indicates that this is first year audit and we need to give, हाँ भाई कौन सा पैरा, अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, अगर एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया है, अच्छा एक ओपिनियन में आ गया, चलें जी आगे सुने। एक ऐसा मसला है जो आपने की ऑडिट मैटर में बता दिया, की ऑडिट मैटर में पक्का, चलें जी वेरी गुड। एक एग्जांपल से खेलता हूँ, वो पूछा नहीं है उसने, जा सकता है दिमाग में, केसेस देखता हूँ फॉर्म में तो बता रहा हूँ, तो मैं सुनो। पहले साल का मेरा ऑडिट है, सही है जी, मैं अपॉइंट हुआ 2000 लेट से 2022 के लिए, अभी पहला अभी करंट क्लाइंट चल रहा है मेरा। मैं अपॉइंट हुआ हूँ किसके लिए, 2020, मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। मैं रिपोर्ट दूंगा 31 दिसंबर 2022, क्योंकि हम आज अपने एलिमेंट्स को कंक्लूड कर रहे हैं तो बड़े तमीज से करना है। सुनो, 31 दिसंबर 2022 मेरा ईयर एंड है। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, ये जो मेरा ईयर एंड है इसका लास्ट ईयर किसने ऑडिट किया होगा, किसी और फर्म ने? अच्छा भाई, वो ईयर एंड था 31 दिसंबर 2000। मैं अगर आपसे एक दो बातें पूछूं, अगर आपने ये पिक कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किया तो वापस से बताना पड़ेगा मुझे। तो सुनो भाई, मैं कह रहा हूं कि इस साल के शुरू में जो पीपी था उसमें से कुछ बेचा होगा, बाकी सब तो कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, नहीं है ये बात समझ? भाई मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक जो पीपी यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उड़ के आया होगा वो तो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा ना, सिवाय इसके के बीच की कोई एडिशन होगी या बाकी सब तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर इस ओपनिंग पीपी के अंदर कोई भंड है तो फिर कसम खा रहा हूं क्लोजिंग में भी भंड होगा, नहीं आ रही बात समझ? हाँ क्लोजिंग में भी। अच्छा, साल के शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है और मैंने आखिर तक बेची नहीं है, तो अगर उसमें कोई भंड है तो आखिर में भी भंड होगा। यानी सर जब आप पहले साल ऑडिटर अपॉइंट होते हो ना, तो आप ओपनिंग बैलेंसेस को भी वेरीफाई करते हो। अच्छा, आप जरा बात समझें, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करते हो। ये बच्चे पूछते ना कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो वेरी गुड, सही का एरर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा, मैं ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने गया, ओपनिंग बैलेंस में मसला निकला। ओपनिंग बैलेंस में इतने सिग्निफिकेंट मसले थे, मैंने इतना काम किया उसके ऊपर, मेरी बात समझना, मैंने इतना काम किया उसके ऊपर, इतने रिस्की एरियाज थे कि वो मेरे लिए एक ऐसा मैटर बन गए जो कि की ऑडिट मैटर है। पर मैनेजमेंट ने सब सही कर लिया,
मैनेजमेंट को मैंने जो बोला ये सही करो, इनकम सही करो, डेप्रिसिएशन सही करो, सब सही हो गया, जो राइट ऑफ करवाना है तो राइट ऑफ भी कर दिया, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, ओपिनियन मॉडिफाई। पर मैंने यही बातें की ऑडिट मैटर में बता दी कि भाई सिंस वी आर द ऑडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन करंट ईयर एंड वी हैव मेड सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट्स इन ओपनिंग बैलेंसेस, और हमने इस पे ये काम किया, ये सारी बातें मैं कैम में बता चुका। अब मेरा दिल चाह रहा है मैं अदर मैटर में भी बताऊंगा। डुप्लीकेशन पहले बताओ, एग्जांपल समझ आई? तो मैंने ये लिंक किया आपको कि हो सकता है कि फर्स्ट ईयर ऑडिट पे ऊपर देखो, किसी के दिमाग में ये तो आना चाहिए ना, तुम लोग पूछो तो सही कि सर फर्स्ट ईयर ऑडिट पे कैम कैसे हो सकता है। भाई आप तो यहाँ ये बता रहे हो ना कि हम तो पहली बार ऑडिटर हैं, इसी मैटर को कैम में तो रिलेट करके बताएं। तो मैंने ये बता दिया कि की ऑडिट मैटर में तुमने पूरी वजाहत कर दी। तुमने की ऑडिट मैटर में क्या कहा, पहली चीज क्या थी जल्दी बताओ, कि हमारे इनिशियल ऑडिट ड्यू टू व्हिच वी हैव वेरीफाइड ओपनिंग बैलेंसेस एंड दैट कंटेन सिग्निफिकेंट मटेरियल एडजस्टमेंट्स, और हमने उसके ऊपर ये काम किया है। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि जब, अच्छा ओनली करंट ईयर मैटर्स आर कम्युनिकेटेड, अच्छा जहीर कह रहे हैं कि सर आपको नहीं पता कि ओनली करंट ईयर मैटर्स जाते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उस ओपनिंग बैलेंसेस का इंपैक्ट कहां था, करंट ईयर में था, तो मैंने तो एडजस्टमेंट्स कहां करवाई हैं, करंट ईयर में। तो मुझे एक बात बताएं कि मैं तो करंट ईयर में बता रहा हूँ ना सारी चीजें। अच्छा एक और चीज, पर मैं करंट ईयर पे जो सारी चीजें बता रहा हूँ बच्चों, उसमें ये भी तो बता रहा हूँ ना कि कहानी क्या थी, क्योंकि मैं पिछले साल का ऑडिटर नहीं था, उसकी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड थी जबकि उसको लेनी चाहिए थी मॉडिफाइड। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मैं ये भी नहीं बताता, मैं खाली ये बोलता हूँ पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, उसका ओपिनियन अनमॉडिफाइड था, डेट ये थी, दैट्स इट। मैं आगे बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया क्योंकि वो कौन सा मैटर बन गया, की ऑडिट मैटर। अब जब मैं ऊपर इसकी वजाहत कर चुका हूं तो आप लोग मुझे गाइड करेंगे, वापस से यहाँ बताऊंगा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। मुझे एक बात बताओ जहीर, क्या ये बात क्लियर है? एसओएफपी में प्रॉब्लम आएगा अगर पिछले साल के बैलेंसेस गलत हुए तो, बिल्कुल ऐसा ही है। आयशा कह रही है सर पिछले साल जो ऑडिटर अपॉइंट किए थे उन्होंने सही काम नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है, सही काम नहीं किया, सही है। अच्छा भाई ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है यहाँ तक, पक्का? चलें जी आगे। कितने कंटेंट्स हो गए, 12। पर मैं अभी भी तुम्हें प्लीज बच्चों सुनना है यहाँ पे बहुत फोकस के साथ। अभी मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या अभी हमने हर एक कंपोनेंट को डिटेल में किया या सिर्फ ऐसे ही एक अंडरस्टैंडिंग लिए, बेसिक? मैंने सिर्फ बेसिक पे टाइम लगाया ताकि केस स्टडीज में आसानी हो जाए, कि जब मैं वहां पे सिनेरियोस को रीड कराऊंगा और सिनेरियोस में बताऊंगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ हिट हो रही है तो तुम्हें दिमाग चल रहा होगा। क्लियर है? अच्छा एक प्रिंसिपल बना लें, जो चीज कैम में आ गई कहीं और नहीं, ईयूएम में नहीं आ सकती, अदर मैटर में नहीं आ सकती, बात पक्की है? अच्छा एक और चीज तुम लोग बताओ, एक ऐसा हो सकता है मैं तुमसे सवाल पूछा मुझे बताना, इधर एक चीज, फिर सबके सवाल एंटरटेन करता हूँ, खाली बात समझो मेरी। मैंने कहा मैंने अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया, अपना ओपिनियन जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तू बताएगा, सही है? अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया मैंने, क्या मैं अदर मैटर दे सकता हूँ? ऑनलाइन अगर तुम बता सकते हो, कैम में नहीं, मैंने ओपिनियन, मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, साइड में लगा दिया। मैं कह रहा हूं क्या मैं अदर मैटर दे सकता हूं? प्लीज इसको बताने दो, अदर मैटर दे सकता हूं कैसे? वेरी गुड। हो सकता है कि ओपिनियन मॉडिफाई हुआ हो किसी और वजह से, ओपिनियन मॉडिफाई हुआ हो किसी, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है ओपिनियन मॉडिफाई हुआ हो डेप्रिसिएशन की वजह से? हो सकता है। अच्छा जो कि सिर्फ करंट ईयर की मिसस्टेटमेंट हो, बाकी सब सही है। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या अदर मैटर में बताऊंगा नहीं पिछले साल ऑडिट कोई और था, बताऊंगा, तो सर दैट मीन्स कि ओपिनियन मॉडिफाई भी हो सकता है, अदर मैटर भी आ सकता है। अच्छा एक चीज सुनो, क्या ऐसा हो सकता है, तुम लोग बताओगे मुझे प्लीज, अब तुम लोगों ने बताना है मुझे। एक बात बताओ वापस से, हाँ ओपिनियन मॉडिफाई किया फिर भी यूएम आ सकता है? आ सकता है अगर ओपिनियन किसी और वजह से मॉडिफाई हो रहा हो और ईयूएम किसी और मैटर पे हो। ये बात याद रखना। देखो वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि उस मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। वापस सुनो, वापस से, वेरी गुड। अब ये बात याद रखनी है, सुने।
मैंने कहा मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है और उसी रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ यूएम भी आ सकता है। कैसे? अगर दोनों मसले, एक मसला मॉडिफाइड ओपिनियन का अलग है, मैं केस को रेफर करवा रहा हूँ वो अलग है, तो हो सकता है, इसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है एक ही रिपोर्ट में कैम हो यूएम भी हो? अलग अलग मैटर, यानी अब दिमाग चल रहा है कि भाई अलग अलग मैटर होंगे तो कैम यूएम, ओपिनियन यूएम सब हो सकता है, और मैटर हो अच्छा जी सर, ये अदर मैटर और मॉडिफाइड ओपिनियन की एग्जांपल बताने, बेटा उसमें है ही नहीं ना। मैंने ये कहा कि भाई ऊपर अगर मैं, भाई अदर मैटर के अंदर क्या ओपिनियन मॉडिफिकेशन की कोई बात कर रहा है? इधर सुनो, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता ही नहीं है। नहीं यही बात समझ भाई, ये वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता ही नहीं है, तो इसमें क्या ओपिनियन की मॉडिफिकेशन का कोई लिंक आता है? नहीं आता, देखो तभी यहाँ पे नहीं है। बट हाँ क्या आ रहा है, क्योंकि की ऑडिट मैटर किसी पे भी दे सकते हो, चाहे वो डिस्क्लोज हो या ना हो। क्लियर हो गई बात आयशा? जल्दी बता दें। क्लियर है? ओके आगे। सिग्नेचर, अच्छा बात समझिएगा, वैसे सुनो मेरी बात, अगर एक सोल प्रोप्राइटर है तो वो क्या फर्म नहीं चला सकता? चला सकता है। तो उस केस में उस बंदे के सिग्नेचर होंगे। अगर, बात समझिएगा, अगर एक फर्म है जैसे ईवाई, मल्टीपल पार्टनर्स हैं उसके, तो हर बंदा क्या अपने नाम से साइन करता है? पर फर्म के नाम से साइन करता है। तो अब ये बात अहम करने जा रहा हूं मैं, फर्म के नाम से साइन करता है बट पार्टनर का नेम आता है, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, पार्टनर का नाम आता है कि इस पार्टनर ने साइन किया। अच्छा अब तो मैं आयजा और पाकिस्तान की थोड़ी सी डिफरेंशिएट करके बताता हूँ, समझिएगा। आयजा आपको ये कहता है पार्टनर का नाम सिर्फ लिस्टेड कंपनी में आना चाहिए। आयजा आपको क्या कहता है? पार्टनर का नाम सिर्फ किस केस में आना चाहिए? वो कहता है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में। सही है, आगे सुना, लिस्टेड कंपनी। पर आपका पाकिस्तानी लॉ ये कहता है हर कंपनी में आना चाहिए। फिर इसकी एक्सेप्शन है कि अगर पार्टनर को कोई थ्रेट हो, धमकी हो, यानी एक पार्टनर को अपॉइंट किया गया जरदारी की कंपनी का रिपोर्ट साइन करने के लिए, वो कुछ भी कर ले उसका बाप भी साइन करेगा, चाहे मिस स्टेटमेंट हो, होगी तो सही, पर फिर भी हमसे बुलवाया जाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा अगर व्हाट इफ, बात समझिएगा, पर हमें तो ये छुपाना है ना, पार्टनर को सेव करना है कि यार वो कहीं तो झगड़े में नहीं आ जाए। तो अगर सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं या कोई ऐसा मसला होता है तो आपको फिर पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, सबूत के साथ ये अलाउड है कि आप पार्टनर का नाम डिस्क्लोज ना करें। अब ऐसा भी नहीं है तोप लेके पहुंच जाएगा फर्म को ही उड़ा देगा, सही है, किसी को पता ही नहीं होगा कि उस फर्म में से किस बंदे ने ये साइन किया है, या तो सारे पार्टनर को उठा के, ऐसे तो हुआ है ना, तभी तो ईवाई करती नहीं है वैसे कचरा ऑडिट, ईवाई सिर्फ इंटरनेशनल करता है। सही है, इधर अच्छा भाई इधर आप ईएफई हो गया, फंगी यहाँ कब रहेंगे? अबे गरीब आदमी है, सुनो। अच्छा नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर की बात कर ली, डेट, बात समझिएगा, ये इस कंपोनेंट का आखिरी चक्कर है, प्लीज इधर फोकस के साथ। अच्छा भाई डेट बड़ी अहम चीज है, इधर सुने, हम पहले इसको, भाई मैं ऑडिट रिपोर्ट में जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अनिल मैं ऑडिट रिपोर्ट कब साइन कर सकता हूँ? क्या कंप्लीट हो जाए? एक मैं इसको बताने दो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों आप बताएं, मैं ऑडिट रिपोर्ट जानी कब साइन कर सकता हूँ? अरे पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए। अबे क्या ऐसे लिख रहा है क्या? मतलब मैं अभी बच्चा पैदा करूं, सीए करवाऊं, ओपिनियन देने के काबिल है, फिर साइन करेगा? इधर जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, लेट्स से हाथ एक जल रहा है वो तुम देख के बताया बंदी इधर। अच्छा भाई
अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा फोकस करेगा, सुनो भाई, वो भी यही कह रहा है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी बिफोर द डेट व्हेन यू हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, यानी वो बोल ये रहा है कि आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को तब तक साइन नहीं करना जब तक आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना ले लिया हो। अच्छा, अब गेम समझे, सिनेरियो कैसे बना सकता है जो कि अब तक नहीं आया। बात समझिएगा, आपको बोलेगा ये कि भाई खाली डेट के ऊपर आपने तस्करा करना होगा, बाकी सब भूल जाओ। तभी तो कह रहा हूँ एक एक कंटेंट को अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, और आगे और डिटेल में करेंगे इसको खोल खाल के, तब जाके पूरी IAS 700 की सीरीज हमारी खत्म होगी। एक चीज सुना है, लिख के देगा सवाल के अंदर, मैनेजमेंट इज आस्किंग यू टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, यानी मैनेजमेंट इज आस्किंग पार्टनर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट ओनली 120 days आर प्रोवाइडेड टू कंडक्ट AGM एंड नोटिस टू बी सर्कुलेटेड बिफोर 21 days, यानी 21 दिन पहले हमें नोटिस देना है। तो वो बोल रहा भाई तुम नोटिस देंगे तब ना, क्योंकि नोटिस के साथ FS लग के जाते हैं, तो आप साइन करोगे तो हम AGM में देंगे ना। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, ये पूरी सारी कहानी बताएगा, सही है जी, और आपको नीचे लिख के देगा कि भाई ऑडिट रिपोर्ट की डेट डालनी है, और अब तक आपने ऑडिट कंप्लीट नहीं किया है। वो बताया, बोलेगा भाई आप बताओ आपका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, यानी जैसे आप बात करके उसको समझाते हैं वो रिस्पॉन्स आपका क्या होगा। तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट अनटिल एंड अनलेस आई हैव ऑब्टेन्ड, even though your AGM is approaching, even though आपकी AGM अप्रोच हो रही है, हम इसको साइन, either you have to take extension for 1 month। अब उसमें ये नहीं जाना कि लॉ में घुस जाओगे, भाई 1 month की है तो रजिस्ट्रार के पास जाना है, लिस्टेड हो तो फिर SCCP के पास जाओ, ये सारी चीजें ये नहीं करना। पर आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूं कि भाई ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं हो सकती जब तक, पहली चीज हो गई कि जब तक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिल जाए। पहले बताओ ये बात समझ आ गई? आगे सुनो दूसरी बात वो कहता है, दूसरी चीज ये प्लीज समझना, ये बड़ी अहम है। वो क्यों कहता है? 2 बातें। दूसरी चीज वो बोलता है आप कंसिडर करें सब्सिक्वेंट इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या कह रहा हूं? अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये अहम बात है, तो समझना। वो कह रहा है आपने ऑडिट शुरू किया था 1 जनवरी 2023 को। 23 को क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर का अकाउंट बने, 1 जनवरी को आप पहुंच गए ऑडिट करने के लिए। ऑडिट करते करते हुआ ये कि 2.5 महीने गुजर गए, आप अब रिपोर्ट साइन करने लगे हैं, आपको एविडेंस मिल चुका है। कौन सा एविडेंस? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। पर आपको आयजा ये कह रहा है यहां पे रुक के मैनेजमेंट से पूछो कि इस 2.5 महीने के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसको फाइनेंशियल में डिस्क्लोज होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या कहते हैं? जो FAR2 में तुम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, मैं खाली उसका तस्करा कर रहा हूं। लेट्स से ईयर एंड के बाद कोई अगर सिग्निफिकेंट केस हो जाता है, ईयर एंड के बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट केस हो जाता है, तो वो मेरे फाइनेंशियल्स में अकाउंट फॉर तो नहीं होगा, बट उसको कहा जाता है कि सिग्निफिकेंट थिंग्स टू बी, जो भी इवेंट होते हैं ईयर एंड के बाद, उसको हमें FS में क्या करना होता है। तो आप जो रिपोर्ट अभी साइन करने लगे हैं वो उस FS पे करने लगे हैं जिसके अंदर वो केस डिस्क्लोज नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ एक और, इसमें भी आएंगी। एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई जो कि सिग्निफिकेंट फैक्ट्री थी, जिससे गोइंग कंसर्न का मसला नहीं आया, पर ये कि 40% आपकी प्रोडक्शन वहां से होती थी, तो क्या शेयर होल्डर को नहीं पता होनी चाहिए? तो फिर ये सारी बातें आपको खुद पता लगेंगी या मैनेजमेंट बताएगी? अगर बात समझिएगा, वो कहता है बी अवेयर। आप न्यूज वगैरह भी देखेंगे, अगर न्यूज में पता लगे कि भाई एक फैक्ट्री है जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसमें आग लग गई है, तो क्या उस मैटर को अकाउंट फॉर होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए? डिस्क्लोज इसलिए क्योंकि उसकी अकाउंटिंग बनती नहीं है, क्योंकि साल के बाद हुआ। अकाउंट फॉर कब होगा? अगले साल। पर हम शेयर होल्डर को बताएंगे क्योंकि ये ईयर एंड के बाद हुआ है, तभी ऑडिटर को कहा गया साइन करने से पहले सब्सिक्वेंट इवेंट्स किस दिन तक सोचना। ऑडिट। अच्छा, एक और चीज भी तुम्हें बताता हूँ, इसको चेक करने का एक और तरीका, तुम अलग से टॉपिक दिए है, समझिएगा। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एक और तरीका है इसको चेक करने का, कैसे पकड़ में आता है। एक तो आप न्यूज वगैरह देखते रहे, पार्टनर का काम ही ये होता है, अपडेट रहता है, लोगों से पता लग रहा होता है उसको, क्योंकि उसकी PR बड़ी होती है। आगे सुनो। दूसरा, मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करेंगे। तीसरा, मैनेजमेंट को बोलेंगे आप जरा अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स दे दें जो ईयर एंड के बाद हुई है। कोई भी बड़ा मसला होगा, कहाँ डिस्कस होगा?
बोर्ड में, तो क्या ये मसला वहां से पकड़ में आ सकता है? यस सर। आप बोलेंगे आप अपने इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स दे दें, क्योंकि कुछ भी होगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंपनी का वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा होगा। तो ये सारे तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के, कौन से इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो भाई पार्टनर को ये कह दिया गया तुम साइन चिपका रहे हो, बेशक चिपकाओ अपना साइन, पर चिपकाने से पहले दो चीजें देखनी है। पहली, एविडेंस मिल गया हो, और एविडेंस के साथ साथ सब्सिक्वेंट इवेंट्स कब तक कंसिडर किए हो, अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा जी, अब ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन कर ली, उसके बाद कुछ हुआ, आप जिम्मेदार नहीं है, फिर वो कब देखेंगे, अगले साल। आपकी जिम्मेदारी कब तक, जब तक कलम था हमारे पास, जब तक साइन कर रहे थे। बात क्लियर है? चलिए जी सर, ये डेट का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड अर्लियर देन व्हेन यू हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड यू हैव कंसीडर्ड ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। भाई ऑनलाइन वालों, तुम सब ये बात क्लियर है, पक्की बात है? चलिए जी, और आखिरी चीज एड्रेस, इसका क्या मतलब है? पार्टनर कहाँ रहता है, प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ईवा है, तो ईवा तो लाहौर में भी है, कराची वाले ने ऑडिट किया तो सिटी क्या आएगी, कराची। बात क्लियर है? चलें जी भाई, होपफुली ये आपको कंटेंट्स क्लियर हो गए होंगे। कितने कंटेंट्स हैं? 16। चलिए जी, फिलहाल मैं इस पे कोई सवाल या कोई इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमने एक एक की डिटेल अभी की नहीं है, बट रेस्ट अश्योर्ड जब मैं सारे डिटेल में करवा लूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, रिपोर्ट के ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको गलतियां आइडेंटिफाई करनी होंगी, और वो सिर्फ तभी हो पाएंगी जब आपको सब याद होगा। रिक्वेस्ट सबसे ये कि इस चैप्टर की कंटेंट रीड करके आना कल की क्लास में, सही है जी? कल याद रखना सिनेरियो बेस्ड चीजें करनी है हमने, तो सारी ऑल टुगेदर लेके चलेंगे, और सुबह संडे को भी क्लास रखेंगे। हाँ, आप वो बिल्कुल रीड कर सकते हैं। FAR2 बस अभी 5 मिनट में शुरू करो, एग्जैक्ट 5 मिनट। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।